नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 112 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा मनु, सामाजिक व्यवस्था और कानून। तो इससे पहले जिन भी चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आई होप सो आपको वो सभी चैप्टर समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हमें ये पता चल पाए कि आपको लेक्चर समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ताकि अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसे और भी आसान लैंग्वेज में, उसे और भी तरह तरह के एग्जाम्पल देकर और भी अच्छा लेक्चर उसे बनाया जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर दिए जा सकें, और जो भी वीडियो आनी है नहीं आनी है उसकी अपडेट आपको पहले से ही रहे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, और इसके अलावा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहे हैं। तो आशा है ये सीरीज अच्छी चल रही है और आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि मनु है कौन, क्या है उनकी मनुस्मृति। तो मनु कौन है, इसके बारे में लेकर बहुत तरह तरह के विचार हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। चैप्टर में शुरुआत में प्रस्तावना इसी के विषय में दी भी गई है। इसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखिए, मनु के बारे में कुछ लोगों की अलग धारणाएं, कुछ लोगों की अलग धारणाएं। कुछ लोगों का कहना है कि जब प्रकृति में जल प्लावन की घटना हुई थी, यानी कि पूरी की पूरी प्रकृति जल में डूब चुकी थी, मानव सभ्यता का अंत होने को था, तो ऐसे में मनु ही बचे थे। जहाँ भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, तो ऐसे में मनु ही बचे थे, तो आगे चलकर उन्होंने ही सृष्टि की रचना करी, ऐसा लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता ये कहानियाँ कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं है। वेदों में भी मनु का नाम मिला है, जिससे पता चलता है कि वैदिक सभ्यता के आसपास मनु थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। और एज ए स्टूडेंट बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार बंदा पढ़ने के बाद ना उन चीज़ों में उलझ जाता है, आलोचना करने लग जाता है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। एज ए स्टूडेंट हम ना न्यूट्रल होने चाहिए, जो चीज़ हमारे काम की है वो हमें सीख लेनी चाहिए, और जो चीज़ हमारे काम की नहीं उसे छोड़ देनी चाहिए। मनु के बारे में एक कहानी ये भी है महाभारत के शांति पर्व में, कि जब समाज अराजकता में डूबा हुआ था, प्रत्येक व्यक्ति जो था वो अपनी आदिम अवस्था में जब था, तो एक तरफ तो सुख शांति से रहता था, जो कि हमने पिछले चैप्टर में बात करी है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मनुष्य स्थायी निवास करने लगा, कृषि का विकास हो चुका था। तो ऐसे में कुछ लोगों ने क्या करा, लालची धूर्तता की वजह से दूसरे लोगों का धन हड़पने लगे, दूसरे लोगों के जो है सामान छीनने लगे, उनका फसल का भाग नष्ट कर दिया, उनकी स्त्रियों का अपहरण कर लिया, उनके बच्चों का अपहरण कर लिया। ऐसे में समाज में अव्यवस्था फैल गई। ऐसे में इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए लोगों ने अपने में से एक बंदे को सोचा कि हम राजा बनाएं, और वो सब गए एक न्यायपरायण व्यक्ति के पास, एक धार्मिक व्यक्ति के पास, एक ऐसे व्यक्ति के पास जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर रूप से सक्षम हो, और वो व्यक्ति मनु था। लोगों ने उनसे प्रार्थना करी कि आप सामाजिक व्यवस्था को चलायमान रखिए। तो ऐसे में शायद मनु की उत्पत्ति हुई। बदले में उन लोगों ने कहा कि हम अपनी आय का कुछ हिस्सा आपको देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो अलग अलग लोगों की देखिए अलग अलग राय है। अब हम बात करते हैं कि मनु की जो ये मनुस्मृति थी, कुल मिलाकर मनु की अगर हम बात करें तो आचार्य मनु मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। और इनकी जो किताब है, यानी कि इनका जो ग्रंथ है, किताब तो नहीं ग्रंथ कहूँगा मैं, वो मनुस्मृति है, जो कि प्राचीन काल के समाज का ताना बाना सेट करती है। समाज कैसे चलेगा, समाज किन रूल और रेगुलेशन से बंधा रहेगा, ये सब चीज़ें हमें मनुस्मृति में मिलती है। लेकिन साथ साथ मनुस्मृति के साथ एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महार आंदोलन के दौरान इसको जला दिया था, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में आगे की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहली चीज़ जानते हैं कि मनुस्मृति के अनुसार राजा के क्या कर्तव्य थे, राजधर्म क्या था, राजा क्यों बनाया गया था। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिना शासक के समाज में अराजकता फैल सकती है, भय का माहौल हो सकता है। ऐसे में इसी भय के माहौल से प्रजा की रक्षा करने के लिए राजा को बनाया गया। मनु ये कहते हैं कि राजा क्षत्रिय होना चाहिए, यानी कि मनु ने समाज को वर्ण व्यवस्था के अनुसार चार भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति अच्छी थी, लेकिन शूद्रों की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा निम्न थी। तो ऐसे में यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि राजा का पहला कर्तव्य, यानी कि राजा किस कुल से होगा, राजा किस वर्ण से होगा। तो राजा सबसे पहली बात तो ये वो क्षत्रिय वर्ण से होगा, और हर क्षत्रिय राजा भी नहीं होगा। केवल वही क्षत्रिय जिसने वैदिक शिक्षा प्राप्त की है, एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बचपन से उसने सारी सारी धार्मिक प्रथाएं सीखी हैं, और वो ऐसी छात्रवृत्ति से गुजरा है जो राजा बनने के योग्य है। यानी कि हर एक क्षत्रिय राजा भी नहीं बन सकता, क्योंकि राजा बनना इतना आसान नहीं है। राजा बनने के लिए कर्तव्यों की अग्नि में जलना पड़ता है। एक राजा अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो देवताओं के ना देवीय तत्वों से बना होता है। यानी कि मनु ने राजा की तुलना किससे करी, देवीय से करी, देवीय शक्तियों से करी। मनु ये कहता है कि राजा के कानूनों का पालन करना जनता का परम कर्तव्य है। ये राजा ही है जो चारों वर्णों को
बनाए रखता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, धर्म का संरक्षण करता है और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए अगर कोई बंदा राजा की आज्ञा नहीं मानता तो ये राजा को अपवित्रीकरण करने के समान है और ऐसे में उस व्यक्ति को गंभीर दंड मिलने भी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए राजा द्वारा उपयोगी दंड नीति की रचना की गई, जिसमें दंड नीति का खुलकर बारे में बात की गई है। मनु के अनुसार दंड नीति किस लिए है, यानी कि सजा का प्रावधान किस लिए होना चाहिए। तो मनु कहता है, मनु चेतावनी देते हैं कि उचित विचार हो और खुशियां हो समाज में, इसके लिए ना सजा होनी चाहिए। अगर लापरवाही से की गई सजाएं हैं तो सब कुछ नष्ट कर देती हैं, यानी कि दंड नीति का पालन भी सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा ना हो कि दंड नीति का पालन कोई भी अयोग्य राजा कर दे और जिससे कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने वो कार्य किया ही नहीं है फिर भी बदले में उसे दंड मिल जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मनु लिखते हैं कि यदि दंड लागू नहीं होगा तो बलवान कमजोरों को भून लेगा। जिस प्रकार से तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, उन्होंने कहा जब यज्ञ होंगे तो कौआ यज्ञ का प्रसाद खा लेगा, कुत्ता यज्ञ के प्रसाद को चाटेगा, किसी के पास स्वामित्व नहीं होगा, निम्न वाले स्थान हड़प लेंगे उच्चों का। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सामाजिक व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व, शिक्षा और धार्मिक प्रशिक्षण 3 वर्णों के लिए आरक्षित हैं और ये सारी चीज़ें ढह जाएंगी। जो सामाजिक व्यवस्था हो बिना राजा के सब चीज़ खत्म हो जाएंगी, सभी जातियां भ्रष्ट हो जाएंगी, सभी बंधन टूट जाएंगे। तो मनु को डर है कि यदि दंड नीति नहीं होगी, सजा का भाव नहीं होगा, लोगों के अंदर डर नहीं होगा, तो एक ही जाति के भीतर विवाह होने लग जाएंगे। उच्च जाति का पुरुष निचली जाति की महिला से अंतर विवाह नियम बना देगा, सारे सारे बंधन संसाधन अर्थहीन हो जाएंगे, समाज का जो सच्चाईपन है वो छूट जाएगा। उसने कहा कि एक जो जब सजा नहीं होगी तो एक राजा जो विकृत दिमाग का है, जो इंद्रिय सुखों का आदी है, जो पक्षपातपूर्ण है, जो धोखेबाज है, वो अगर ऐसा बंदा का शासन करेगा तो समाज कैसा हो जाएगा। जाति व्यवस्था का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए इन बंधनों को बनाए रखने के लिए, इस समाज को बनाए रखने के लिए, इस पदक्रम को बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, एक दंड नीति होनी चाहिए जो कि अपने शत्रुओं से निपटे और समाज के शत्रुओं से भी निपटे। राजा को हमेशा सामाजिक व्यवस्था के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। इसके लिए राजा को सुबह जल्दी उठकर उन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो पवित्र होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो राजव्यवस्था में निपुण हैं, जो राजव्यवस्था के लिए राजा को सलाह देंगे। यानी कि इस प्रकार से राजा दंड नीति की बात कर रहा है और राजा राजधर्म में ये बता रहा है कि राजधर्म में पुरोहित का स्थान होना ही चाहिए। एक राजा को ब्राह्मणों का पूजा, उन ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो राजनीति में कौन है, निपुण है। जाति व्यवस्था को कड़े तौर पर बनाए रखने के लिए राजा को न केवल विद्वान बल्कि वृद्ध ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, उनके अच्छे गुणों को सूखना चाहिए, इसके साथ साथ उनके बुराई से दूर रहना चाहिए। यानी केवल पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं मनु। मनुस्मृति के अनुसार राजा को शिकार, जुआ, महिलाओं की संगति, गायन, नृत्य से ज़्यादा प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसे शासन से भटका सकती हैं। हालांकि मनु ये कहते हैं स्त्रियों का संपत्ति का इच्छा का उपयोग करो लेकिन नियंत्रित रूप से करो। महिलाओं के लिए सामाजिक कानूनों पर इसका विस्तार से आगे वर्णन भी करेंगे हम। तो इस प्रकार से अगर हम मनु के राजधर्म से राजा के कर्तव्यों की बात करें तो राजा का पहला कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, एक दंड नीति को बनाए रखना और राजा को भी कैसा होना चाहिए ये भी बात वो यहाँ बता रहे हैं। इसके अलावा राज्य के रोजमर्रा यानी कि डेली रूटीन को प्रशासन के चलाने के लिए राजा की मंत्रियों की नियुक्ति कैसे हो, विदेशी संबंध कैसे चले, युद्ध के दौरान क्या डिसीजन लेने हो, जासूसी सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके लिए बड़े पैमाने पर सलाह दी गई है। यानी कि मनुस्मृति पढ़ने के बाद हम राजत्व के नियम भी सीख सकते हैं। देखिए जो इसके निगेटिव पार्ट है आप उसे छोड़ दीजिए, जो पॉजिटिव पार्ट है उसे रख लीजिए। राजा राममोहन राय ने एक बार कहा भी था कि कोई भी किताब ऐसी हो ही नहीं सकती इसमें गलतियां ना हो। मनु ने यह भी सलाह दी है कि राजा को ना अपने जो मंत्री नियुक्त करने चाहिए वो कहाँ से करने चाहिए। तो राजा को जो अपने मंत्री नियुक्त करने चाहिए वो उन परिवारों से करने चाहिए जिन्होंने राज्य की अच्छे से सेवा करी है, जो कुलीन या उच्च जाति के परिवारों से संबंधित हैं, जो हथियार चलाने में निपुण हैं, जिन्होंने अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया है। राजा को युद्ध, शांति, नगर प्रशासन, राजकोष, राजस्व, रक्षा और श्रद्धांजलि के मामलों में हर दिन उनसे परामर्श करना चाहिए। राजा के लिए जो कार्य अकेले में कठिन प्रतीत होते हैं उसे उसे विश्वसनीय लोगों के साथ करने चाहिए। उसे अपने मंत्रियों में सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित ब्राह्मण रखने चाहिए ताकि वो उनसे चर्चा कर सके। बाहर के जितने भी बाहरी शत्रु हैं उनसे सुरक्षा तो महत्वपूर्ण होती ही होती है और ये उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी राज्य के भीतर छुपे हुए शत्रुओं से। तो इसलिए ना कूटनीति होनी चाहिए, एक ऐसे राजदूत होने चाहिए जो राज्य की विभिन्न जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी समाचार है वो ला ला के राजा को दें, चाहे वो शांति की बात हो चाहे युद्ध की बात हो।
ताकि राजा हर तरीके से चौकन्ना रहे। इसके अलावा एक क्षत्रिय राजा के बारे में ये भी बताया है मनु ने कि राजा को ना चारों द्वार खुले रखने चाहिए, सुलह का द्वार भी, रिश्वत का द्वार भी, विवाद का द्वार भी और बल का द्वार भी। यानी कि मनुस्मृति ये कहती है कि दुश्मन के खिलाफ सबसे पहले हमें सुलह की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि चल दो तलवार लेकर और युद्ध कर लिया, सुलह से ना माने तो खरीद लो, और तब भी ना माने तो फिर विवाद को बढ़ाओ और अंत में युद्ध करो। यानी कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। और एक मूर्ख पता क्या कहता है, हमने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? अरे युद्ध सिर्फ मौत देता है, चाहे किसी भी माँ के बच्चे मरे, चाहे इधर वाले और चाहे उधर वाले। तो युद्ध में मारना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बंदा मर रहा है वो भी किसी माँ का बेटा है। ऐसे में मानवता कहाँ गई? तो जो युद्ध होना चाहिए अंतिम विकल्प ही होना चाहिए, ये नहीं कि शुरुआती युद्ध से कर दो। युद्ध के संबंध में मनुस्मृति में कई व्यवहारिक सलाहें हैं। साम दाम दंड भेद, जो कि आगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलेगी हमें। साम का मतलब होता है सुलह, दाम का मतलब होता है रिश्वत, दंड का मतलब होता है बल और भेद का मतलब होता है फूट डालना। तो बल का प्रयोग तभी करना चाहिए जब अन्य तीनों रणनीतियां क्या हो जाएं, फेल हो जाएं। एक राजा को केवल तभी युद्ध करना चाहिए जब अपनी प्रधानता के बारे में, अपने दुश्मनों की कमजोरी के बारे में आश्वस्त हो। अच्छा, युद्ध के बाद अगर राजा जीत जाए फिर क्या करना चाहिए उसे? तो कुछ लोग कहते हैं युद्ध के बाद जब जीत जाए तो सामने वाले बंदों को गुलाम बना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। युद्ध के बाद अगर राजा जीत जाए तो मनुस्मृति ये कहती है कि धन और भूमि को कब्जा कर लो, उसके बाद लोगों को मित्र बनाओ, उस राज्य के राजा को मित्र बनाओ। यानी कि युद्ध के बाद ये नहीं कि पूरा उसे लूट लिया, खंडर बना दिया, ऐसा नहीं। मनुस्मृति राज्य विस्तार के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में ये कहती है कि मित्रता से साम्राज्य को आगे बढ़ाओ। क्योंकि एक मित्र बनाकर जब हम साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं तो वो साम्राज्य भी हमारी स्वामी भक्ति में डूब जाता है। लेकिन एक दुश्मन बना के जब हम साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं तो आगे चलकर विद्रोह की भावना बनी रहती है। तो मनु के नियम राजा को सलाह देते हैं कि वो अपने अंदर राज दरबार में कुछ चीज़ों से बिल्कुल सावधान रहे, जैसे कि हत्या और जहर। ऐसे षड्यंत्र हमेशा से इतिहास में दबे पड़े हैं कि कितने राजाओं की हत्या उनके परिवार के लोगों ने करी। तो दुश्मनों पर नजर है, अपनों पर भी नजर रखें, ऐसा भी मनु में लिखा है। इसके अलावा मनु प्रशासनिक व्यवस्था का एक बेजोड़ ग्रंथ है। इसमें यह बताया गया है कि प्रशासन ना एक जगह से नहीं चलाना चाहिए, सत्ता का ना विकेंद्रीकरण होना चाहिए। गांव से राजा तक सत्ता फैली हुई होनी चाहिए, क्योंकि गांव ही प्रशासन की इकाई है। प्रत्येक गांव में एक प्रमुख होना चाहिए जो कि 10 गांवों के प्रमुख को अपनी रिपोर्ट देगा। यानी कि एक गांव, हर गांव का अपना अपना एक प्रमुख होगा और 10 गांवों का एक अलग से प्रमुख होगा। तो 10 के 10 गांव अपनी रिपोर्ट, 10 के 10 गांव अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? उस एक प्रमुख को देंगे जो उन 10 गांवों को होगा, फिर वो आगे ऐसे रिपोर्ट बढ़ाएगा। तो ऐसे में ये चीज़ें सुनिश्चित होगी कि राजा से जो मामला आया है, जैसे भोजन के लिए, पेय के लिए, ईंधन के लिए जो आपूर्ति की जा रही है, वो सब गाँव तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही। इसके लिए बड़े पैमाने पर अधिकारी भी होने चाहिए। इससे पता चलता है, देखिए हमारा देश कितना दूरदर्शी था कि आज से इतने साल पहले भी हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था कितनी ताबड़तोड़ तरीके से थी। लेकिन जब तक हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति नहीं जानेंगे ना, तब तक हम दूसरों के आगे भीख मांगेंगे, हम दूसरों को ही सर्वोच्च देखेंगे। तो इसलिए हमें ना अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा मनु पता क्या कहता है राजा के लिए, कि राजा को ना मध्यम कर लगाने चाहिए। यानी कि टैक्स इसने ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए कि जनता को निचोड़ ही लो। जैसे मधुमक्खियां जो केवल मध्यम मात्रा में भोजन करते हैं ना, ऐसी जो प्रजा का शोषण करता है राजा, वो अपनी कब्र खुद खोदता है, एक दिन ना वो खुद ही खुद मिट्टी में मिल जाता है। तो ऐसे में जो राजस्व होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, शुल्क होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए, ऐसे कर होने चाहिए जो कि ज़्यादा ना लगें, केवल मध्यम मात्रा में हों। इसके अलावा जो भ्रष्ट अधिकारी हो उनकी संपत्ति जब्त कर लो। लेकिन इसका एक दोष ये है कि ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाया गया। इवन राजा को यह सलाह दी गई कि वो ब्राह्मणों को उदारतापूर्वक दान दे, उपहार दे। मनुस्मृति 2 प्रकार के निर्णय की बात करती है, एक दीवानी मामले, एक फौजदारी मामले। आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो जमीन जायदाद और इन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पर बताया भी गया है कि ज़मीन जायदाद हो गए, मजदूरी के भुगतान हो गए, नौकरों के बीच जो विवाद हो गए, कोई बंदा अगर ऋण का भुगतान नहीं कर रहा, मारपीट हो रही है, मानहानि हो रही है, या चोरी डकैती जैसी चीज़ हो रही है, हिंसा हो रहा है, पति पत्नी का कर्तव्य, पुश्तैनी संपत्ति का जो बंटवारा है, जुआ है, सट्टाबाजी है, ये सब दीवानी मुकदमे से मामले हैं। तो ऐसे मामले जो हैं वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार होने चाहिए। यानी कि ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हैं जबकि शूद्र को सबसे कम। महिलाओं को तो संपत्ति समझा है। यानी कि कोई एक ही सजा है, एक ही कांड है, लेकिन ब्राह्मणों को कम सजा मिलेगी, शूद्रों को सबसे ज़्यादा सजा मिलेगी। ये सारी थोड़ी ये सब चीज़ें निगेटिविटी थी मनु की। इसी वजह से आगे चलकर इसका विरोध भी हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इसकी पॉजिटिविटी भी रही है। कानून की व्याख्या केवल ब्राह्मणों को करनी चाहिए, शूद्रों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनु में लिखा है। हालांकि हम चीज़ को नहीं मानते, जो भी ज्ञानी है वही ब्राह्मण है।
तो ये राजा का राजा जो एक शूद्रों को कानूनों का निपटारा करते हुए देखता है, जल्दी एक गाय की तरह दलदल में डूब जाएगा। यानी कि कोई भी देश अगर शूद्रों को कानूनों को निपटारा करते हुए देखेगा तो दलदल में डूब जाएगा, जैसे एक गाय दलदल में डूब जाती है, ऐसा मनु कह रहे हैं। राजा को ये भी देखना चाहिए जो नाबालिग लोग हैं, महिलाएं हैं, विधवा हैं, सभी जाति के जो पुरुष हैं, उनकी संपत्ति को कोई लूटे ना, यानी कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। तो इस प्रकार से मनु एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहता है जो कि एक जाति व्यवस्था में बनी रहे, एक वर्ण व्यवस्था के दायरे में बनी रहे। इसके अलावा मनुस्मृति की जो दंड है वो भी जाति व्यवस्था को दर्शाती है कि अगर कोई बंदा झूठा सबूत देता है तो झूठा सबूत देने पर तीनों निचले वर्णों पर जुर्माना होगा, निर्वासन होगा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण झूठा सबूत देता है तो उसे केवल ना उस क्षेत्र से भगा दिया जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से ब्राह्मण को मृत्युदंड भी नहीं दिया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजा के कर्तव्य क्या होते हैं या मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बताइए, तो आप बताओगे सबसे पहली बात, मनु के अनुसार समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें सर्वोच्च स्थिति ब्राह्मण और क्षत्रियों की है। शासक क्षत्रिय होगा लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए। फिर उसके बाद आप बताओगे मंत्री परिषद कैसे होनी चाहिए, युद्ध नीति के बारे में बताओगे, दंड नीति के बारे में बताओगे। ये सब चीज़ें आप हेडिंग बना बनाकर लिखोगे। आशा है अगर यहाँ से कोई प्रश्न आया तो आप डेफिनेटली इसका आंसर देने में सक्षम है। आगे चैप्टर की बात की जाए तो मनु ने बताया सामाजिक कानून कैसे होने चाहिए। तो सामाजिक कानून की बात हमने ऑलरेडी पहले ही कर ली है कि जाति व्यवस्था होनी चाहिए और महिलाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा मनु के अनुसार विवाह नीति क्या होनी चाहिए। तो मनुस्मृति द्वारा विवाह जो है इसका बहुत सख्ती से पालन किया गया, लेकिन विवाह में भी हमें जाति व्यवस्था दिखाई देती है। जैसे जो ब्राह्मण होंगे वो क्या करेंगे, पहला जो विवाह करेंगे वो अपने बराबर वाली जाति से करेंगे, लेकिन अगर दूसरा तीसरा विवाह कर रहे हैं तो अपने से निचले वर्ण की महिला से भी शादी कर सकता है। यानी कि जो पहली शादी होगी वो अपने बराबर वाले से ही होगी। जाति व्यवस्था का बंधन इतना कठोर होना चाहिए। इसके अलावा मनुस्मृति ये भी कहती है अगर एक ब्राह्मण पुरुष एक शुद्ध महिला से विवाह करता है तो उसके खिलाफ साफ साफ चेतावनी है कि इस प्रकार का मिलन उस पुरुष के लिए दुर्भाग्य होगा। ऋषि मनु कहते हैं कि ऐसा पुरुष अपनी मूर्खता में शूद्र जाति की महिलाओं से शादी कर लेगा तो वो अपने बच्चों को भी शूद्र की श्रेणी में गिरा देगा। तो ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार हो जाना चाहिए, ऐसा इस किताब में लिखा है। मनुस्मृति में विवाह के 8 संस्कारों की व्याख्या की गई है जिन्हें ब्राह्मणवादी परंपरा में मान्यता भी प्रदान की गई है। और ये 8 प्रकार कौन से हैं। पहला प्रकार है ब्रह्म, दूसरा है देव, तीसरा है ऋषि, चौथा है प्रजापत्य, पांचवा असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाचिक। अब ये विवाह होते क्या हैं, मुद्दा तो ये उठता है। तो देखिए, अगर वेदों के हिसाब से विद्वान व्यक्ति को कीमती गहनों के साथ बेटी का उपहार दिया जाए, यानी कोई बंदा विद्वान है उसके साथ अपनी बेटी की शादी करनी है तो उस बंदे को आपने बहुत सारा उपहार दिया, इस प्रकार का संस्कार ब्रह्म संस्कार कहलाएगा। इसके अलावा यदि आप यज्ञ करने आए पुजारी को कीमती गहनों के साथ बेटी का उपहार देते हैं तो देव विवाह कहलाता है। दूल्हे से अगर आपने एक जोड़ी गाय और बैल ली, बदले में बेटी का दान दिया तो ये ऋषि विवाह कहलाएगा। इसी प्रकार अगर कन्या को आशीर्वाद के साथ आपने उपहार दिया, इसके अलावा वर वधु को सम्मान प्रदान करके दिया तो ये प्रजापति संस्कार है। लेकिन जब एक दूल्हा स्त्री और उसके रिश्तेदारों को पैसा देगा और बदले में स्त्री ले जाएगा तो ये असुरी विवाह है। कोई बंदा संभोग की इच्छा से प्रेमी मिलन हो रहा है तो ये गंधर्व विवाह है, सिर्फ संभोग करना चाहता है वो। स्त्री के स्वजनों का वध कर दिया, माता पिता सबका वध कर दिया और जबरदस्ती उठा ले गए, ये राक्षसी विवाह है। नशे में धुत या नींद में भटकी हुई महिला का छल पूर्वक अगर हरण कर लिया आपने तो ये नीच या पापपूर्ण तरीका है, इसे पैशाचिक विवाह कहा गया है। तो ये 8 विवाह के नियम हैं जो समाज में चलते होंगे। देखिए, अगर कोई कानून लिखा है तो ये बात ध्यान रखना, समाज में ना पहले हमेशा समस्या आती है और उस समस्या के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। जैसे आज आप देख लीजिए, संसद में एकदम से कोई कानून नहीं बनता, सबसे पहले वो समस्या आती है। तो जब हम इसी प्रकार से मनुस्मृति का पढ़ते हैं ना, तो मनुस्मृति को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि केवल ये नियम नहीं थे, पक्का ऐसी घटनाएं होती होंगी तभी तो ये नियम बनाए गए हैं, वरना मनु का सपना थोड़ी आया होगा कि भैया चलो ये सब चीज़ें चला दो। तो समाज में जैसे जैसे घटनाएं घटती गई वैसे वैसे, तो हमें अगर मनुस्मृति को पढ़ना है तो उस समय की हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पूरी जानकारी होती है कि भैया समाज ऐसे चलता होगा। महिलाओं के बारे में मनु के विचार बड़े खतरनाक थे भाई। महिलाओं को संपत्ति के रूप में जानते हैं और मनु ये कहते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने पति, पुत्र, इन सब के लिए समृद्धि का साधन है। तो महिलाओं के लिए मनुस्मृति द्वारा जो निर्धारित कर्तव्य हैं उसमें महिलाओं से अपेक्षा की जाती है वे स्वयं को प्रशिक्षित करें, ज्ञान अर्जित करें, और पुरुषों वाली जो संपत्ति है उसमें अपनी स्थिति का आनंद लें। यानी कि ज्ञान अर्जन पर ध्यान दिया गया लेकिन संपत्ति अर्जन पर ध्यान नहीं दिया गया। ये माना गया है वो अपने पतियों की संपत्ति पर ही
क्या करेंगी, आनंद लेंगी। जैसे कि बाल्यावस्था में अपने पिता और जवानी में अपने पति के अधीन रहकर, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो अपने पुत्रों के अधीन रहकर वो महिला रहेगी। मनु यानी कि ये कहते हैं कि एक महिला कभी स्वतंत्र होनी नहीं चाहिए। उनके अनुसार जो महिला अपने पिता या पति को छोड़ देती है वो अपने परिवार के लिए तिरस्कार लाती है। मनुस्मृति में एक आ गया है कि एक महिला को घर का मैनेजमेंट आना चाहिए, घर का प्रबंधन आना चाहिए, और उसे उसे खुशीपूर्वक काम करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। एक महिला को घर के मामले में उसे चतुर होना चाहिए और साफ सफाई करने में सावधान होना चाहिए, और ज़्यादा खर्चीली महिला होनी नहीं चाहिए, ऐसा मनु लिखते हैं। आगे पता है क्या लिखते हैं मनु? मनु कहते हैं कि महिला को इस तरह का व्यवहार करने के लिए खुद को निखारना चाहिए, यही स्त्रियों का धर्म है। इस प्रकार एक विवाहित महिला का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वो अपने पति के प्रति बिना शर्त वफादार रहे। यदि पति में अच्छे गुण ना भी हो ना, तो कोई पत्नी को उससे जुड़े रहना चाहिए। एक वफादार पत्नी द्वारा एक पति का लगातार भगवान के रूप में पूजा करना चाहिए। पति की भलाई भी इसी में और पत्नी की भलाई भी इसी में। ऐसा कौन कह रहे हैं? मनु कह रहे हैं, भाई मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अपने पति की मृत्यु के बाद भी महिलाओं को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को खो दे तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो ये दूसरी शादी कर सकता है। इसलिए थोड़ी सी मनुस्मृति की जो कमियां है ना, इसी वजह से इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है। कह रहा सभी जाति के पुरुष और महिला, सभी जाति के पुरुषों को अपनी महिलाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। महिलाओं को उनके बुरे झुकाव से सावधान रहना चाहिए। एक महिला की इच्छा चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अब मनु क्या बताते हैं, भैया महिलाएं अपने आप को कंट्रोल में कैसे रखें? तो महिलाओं को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा साधन है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंप दो। अब आपने उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी तो पता क्या होगा, महिला बिजी सी हो जाएगी। पुरुषों जैसे पुरुष जो धन लाएगा उसे दे दो, वो क्या करेगी, संभाल के रखे, साफ सफाई करे, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे, पुरुषों के भोजन की तैयारी करे, घर के सामानों की देखभाल करे। और ये सारे काम बलपूर्वक नहीं है, बल्कि उसे इच्छा से सौंप दो कि भैया तुम क्या हो, घर की रानी हो, ये लो चाबी। अब वो रानी बनकर ही क्या कर रही है, अपने कार्यों में बिजी है, और बस आपने कर लिया कंट्रोल। तो मनुस्मृति में जो निर्धारित सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये महिलाओं पर नियंत्रण उनके श्रम पर आधारित हैं, और ये महिलाओं के नियंत्रण के माध्यम के लिए हैं। आगे मनु ने कुछ मिश्रित जातियों की बात की। तो मिश्रित जातियाँ वो हैं जो वर्ण क्रम में एक वर्ण का दूसरे वर्ण से अगर शादी हो गई तो वहाँ से जो संतानें आएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, मिश्रित जातियाँ कहलाएंगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। आलोचना की जा रही है मनुस्मृति की, तो साथ के साथ वैसे मैंने आलोचना बता दी है, फिर भी यहाँ पर आप देखोगे तो मनुस्मृति जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक व्यवस्था का वर्णन तो कर रही है, लेकिन वो ये देख रही है कि सामाजिक व्यवस्था का तो ताना बाना है वो इस टाइप से है कि इसमें उच्च जाति के लोगों की स्थिति उच्च है, जबकि निम्न जाति के लोगों की स्थिति निम्न है। हालांकि ये ग्रंथ वैचारिक ग्रंथ है, लेकिन इसमें शूद्रों और स्त्रियों का तिरस्कार किया गया है। सामाजिक सभ्यता में समानता का सिद्धांत इसमें नहीं है, और राजा के जो कर्तव्य हैं वो तो ठीक ठाक लिखे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में एक जो प्रगतिशील समाज होता है, प्रगतिशील समाज की राह में कहीं ना कहीं वो बाधा है। इससे किसी एक वर्ण को तो आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे रह जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महार आंदोलन के दौरान इस ऐतिहासिक ग्रंथ को जला दिया था। इवन उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य कोई सोशोलॉजर नहीं थे, मनुष्य कोई समाजशास्त्री नहीं थे, बल्कि वो एक केवल मूर्ख थे। हमने इसका अलाव इसीलिए बनाया क्योंकि हम इसे अन्याय के रूप में देखते हैं, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। लेकिन देखिए, हर एक किताब गलत है तो हर एक किताब को आप जला भी नहीं सकते। ऐसे तो पूरी दुनिया किताब विहीन हो जाएगी, क्योंकि इग्नू की सारी किताबों में मिसप्रिंट है, तो आप क्या इग्नू की सारी किताबें जला दोगे? तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसी प्रकार से किताब में भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी सारी किताबों को जला ही देंगे तो ये संसार ना किताब विहीन हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय का कथन है कि ऐसी कोई किताब ही नहीं है जिसमें त्रुटि ना हो। आगे चैप्टर में एक सारांश दिया गया है। सारांश में यही बताया गया है, भले ही मनुस्मृति में कई कमियां हों, लेकिन फिर भी हमें प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, शासन कला, सामाजिक संगठन, धर्म और नैतिकता पर मनु के जो विचार हैं, जो प्रथाएं हैं, वो ये बताते हैं कि प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें प्रचलित थीं। इसके अलावा ना सिर्फ हमें प्राचीन भारत का इतिहास इस किताब से पता चलता है, इसके साथ साथ हमें जो ब्राह्मणवादी विचारकों ने सैकड़ों वर्षों की तपस्या से जो विचार इकट्ठे किए थे उसके बारे में पता चलता है। मनुस्मृति से हमारे सामाजिक मूल्य पता चलते हैं। धर्म और राजनीति के बारे में जो चीज़ समाज के महत्व के लिए थी वो भी पता चलती है। शासन कला से संबंधित, नैतिकता से संबंधित और दंड के उद्देश्य भी सुनिश्चित किए गए हैं। तो ऐसे में भले इसकी कुछ कमियां हों, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो अगर चैप्टर से प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न केवल दो ही बनते हैं, मनु के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बताइए या फिर उसकी आलोचना कीजिए। तो आई होप सो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेगा आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। तो मैं विजय तिवारी आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।